हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे 9। और डे 9 मतलब एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम। इसके पहले डे 8 में हमने पीवाईक्यूज खत्म किए थे, चैप्टर नंबर 2 के। रियल नंबर्स, पॉलिनॉमियल्स, 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं 9वें दिन पे ही। 8 दिन में हमने खत्म कर दिया। 9 डे पे इनफैक्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 75 डेज के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एक बार रिवीजन भी करा दूंगा मैं। ठीक है, तो ऑन वे जहाँ तक मैं शेड्यूलिंग कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो चीज़ें प्रॉपर्ली हो जाएँगी, ठीक है? तो आज आपका चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर है, ठीक है? तो पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठे हैं, नोट्स वगैरह बनाते रहें। और 2 चैप्टर कोई कामचोरी नहीं करेगा, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है और ना ही लेक्चर मिस करना है आपको। खास करके पीवाईक्यूज़ वाले लेक्चर मत छोड़ना भाई साहब, पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं यार फटाफट से। तो सबसे पहले सर चैप्टर का नाम से स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर नाम से क्या होता है, काम बताओ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखो, आपका लीनियर इक्वेशन होना चाहिए पहली बात, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल क्या होता है? अगर मैं सिर्फ लिखता ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाता वन वेरिएबल। ये आपका वन वेरिएबल हो गया और ये बगल मैंने जो लिखा आपका ये टू वेरिएबल हो गया। डन। तो सर बस यही फर्क था, बिल्कुल यही फर्क था। एक्स और वाई दोनों आ गए थे टू वेरिएबल और ये आपका वन वेरिएबल था। ठीक है सर, आप बोलते हो तो मान लेते हैं, वरना हम यकीन तो नहीं करते। अब यकीन हो रहा है आप कह रहे हो तो चलो। जब यकीन हो रहा है तो अब जरा आगे समझते हैं इसमें और नाइन्थ में फर्क क्या था। नाइन्थ में था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सर पेयर का मतलब क्या हुआ? तो भाई साहब देखो, पेयर का मतलब ये हुआ कि जोड़ी में आएगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डन सर, हम इसी के ऊपर सारी चर्चा करेंगे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखना सर, स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? अच्छा, इसमें जो x का कोएफ़िशिएंट होता है ए जो है x का कोएफ़िशिएंट हो जाएगा, b जो है आपका y का कोएफ़िशिएंट होता है और लास्ट में जो बच जाए नंबर उसे हम c कहते हैं, कांस्टेंट को। अच्छा, अगर सर मैं इसको ऐसे लिखूँ ax प्लस by इज़ इक्वल टू c, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये बताता है कि एंड में 0 होना चाहिए इज़ इक्वल टू के बाद। जो भी आपके नंबर दे रखा है उसको आप इस साइड उछाल के ले आओ और आखिरी में करो इज़ इक्वल टू 0, तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके। क्या ये ऐसे लिखना गलत है? गलत नहीं है। गलत नहीं है, लास्ट में कोई नंबर हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है वो, ये चीज़ ध्यान रखना। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस पे कोई सवाल-ववाल आया है क्या सर? देखो, एक सवाल आया हुआ है गुजरात बोर्ड का, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बट हाँ, ये गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ पता है। तो क्या सवाल था ये, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट करना था, एमसीक्यूज़ में आया था ये, कैसे करना था? देखो, बहुत से बच्चों ने इसको कर तो लिया था, एलसीएम लिया था, यहाँ पे 3x आ गया था और ये इसके यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो ये -2y आ गया था और नीचे 3 2 जा गया 6 इज इक्वल टू कर दिया हमने 1। सो यहाँ से मिल गया हमें 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब ऑप्शन वैरायटी में थे, 3x - 2y था, 2x - 3y था और इज इक्वल टू 6 था। अब काम की बात ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। बहुत से बच्चों ने ये वाला ऑप्शन टिक किया था और ये रॉन्ग था, जिन्हें दिमाग लगाया है, ठीक है? जिन लोगों का दिमाग है वो एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक टिक कर दिया उन्होंने, बट ये चीज़ गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। इट मीन्स 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, ये है आपका करेक्ट आंसर और ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का है सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएँगे? अब सॉल्यूशन होता क्या है? एक ऐसा नंबर जो एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूँ कि x + y = 10, तो अगर मैं x की जगह पे 3 रखूँ और y की जगह पे 7 रखूँ, आप देखो, तो 3 + 7 10 आ रहा है। तो ये एलएचएस था हमारा, है ना? एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि x = 3 एंड y = 7 इसका सॉल्यूशन है। समझ आ गया क्या? चलिए, तो अब आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन कितने होंगे। अच्छा, इसके पहले एक बात समझिए आप मेरी, ठीक है? मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि x + y = 10। अच्छा सर, तो अगर मैंने x = 1 ले लिया
x इज इक्वल टू 1 लिया, तो सबको समझ में आएगा सर y की वैल्यू 9 हो जाएगी कि 1 प्लस 9 करने पे 10 आएगा। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी सर। x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली तो सर y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 लेने पे y की वैल्यू जो है 6 आ जाएगी। यही नहीं, अगर मैंने x की वैल्यू 14 ले ली तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। 14 - 4 10 आ रहा है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? दिस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट है। क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। ऐसा क्यों सर? सॉल्यूशन तो एक होना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है क्योंकि ये इक्वेशन एक है, एक ही इक्वेशन है। अब जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ये पार्ट जो है कुछ इस तरीके से कट कर जाएगा। ये आपका जो लाइन बनेगा इसे बोलेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये यहाँ पे भी 10 पे कट करेगा और यहाँ पे भी 10 पे कट करेगा। तो इसके हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन, इसलिए हम कहते हैं इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन एक है। अच्छा, लेकिन हमें तो यहाँ पे पेयर में इक्वेशन पढ़ना है ना, पेयर में इक्वेशन पढ़ना है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? अब जरा समझिए। पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन एक है तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ओके सर, नोट कर लिया। लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना पूछ ले। लिख लो। अब देखो, हमारे पास पहला किस सिचुएशन कि अगर तुम्हें बोला हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अच्छा, और फिर तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया जाए, है ना, कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब बताओ सर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? समझदार लोग पहली नजर में देख पाएंगे कि सर ये तो आप धोखा दे रहे हो। धोखा आप ऐसे दे रहे हो कि ये अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये तो सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और 2 से इसको काटते ही ये आइटम जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बन गया। मतलब ये हुआ सर कि ये वाले इक्वेशन में और ये वाले इक्वेशन में कोई फर्क है ही नहीं। कोई फर्क नहीं, दोनों सेम सेम है, लेकिन दिखने में तो अलग दिख रहे हैं। तो अगर आप देखो, अगर इक्वेशन एक है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। बस ये दिखने में सेम है ना, बाकी ये तो अलग अलग ही है ना। दिखने में सेम नहीं कर सकते, दिखने में अलग है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। बस ये दिखने में अलग है, बाकी एक्चुअल में तो ये सेम है। फर्क समझ में आया क्या? तो अगर दो इक्वेशन सेम है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके सर, नोटेड सर। अब आगे देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों और ऐसा कब होगा? जब मैं डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, तब ये डबल हो जाएगा, तब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। अच्छा, तो जब भी मैंने मान लो डबल की जगह मैंने 3 गुना किया होता तो ये 3 2 6 हो जाता, ये 3 3 9 वही हो जाता, और ये 12 3 36 हो जाता। अब आप फिर से इन्हें जरा कंपेयर करके देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मैंने इसमें बस 3 से इंटू कर दिया। जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको रियलाइज होगा इनके रेशियोज के बारे में। देखो 2/6 पहला वाला, 3/9 दूसरे का कोफिशिएंट, और ये 12/36। क्या ये सभी जो है कट के 1/3 1/3 1/3 आ जाएंगे? मतलब a1 में टू, देखो ये क्या था? a1 था, ये क्या था? a2 था। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों इक्वल आ गए। क्योंकि हमेशा होगा ना भाई, आपने डबल किया तो इसका डबल ही मिलेगा 1/2। आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 1/3 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 1/4 मिल जाएगा। तो हमेशा अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो सेम आता है तो हम बोलेंगे उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट। ध्यान रहेगा। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि इसे हम डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्लियर है क्या? और इसे कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। याद है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गई मेरी। ये होगा कंसिस्टेंट। डन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये कब कंडीशन होगी? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो तब। ओके सर, नेक्स्ट। अब थोड़ा आगे समझते हैं। जैसे मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू अगर 12 है और मैं डबल कर दूं, इसको 4x कर दूं, 6y कर दूं, लेकिन यहाँ पे ये 24 होना चाहिए, बट मैंने 24 की जगह 30 लिख दिया। तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन हो पाएगा? आप खुद सोचो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट दो खरीदी, 2 पेन खरीदी। ठीक है,
2 पेन खरीदी और 3 पेंसिल खरीदी और मैंने टोटल बिल 12 रुपए का भरा। 12 रुपए तो नहीं होंगे, बिल तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप समझो कि आप पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं जब चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी, ठीक है। तो वो ज़माना तब है नहीं कि 2 पेन और 3 पेंसिल 12 रुपए में मिल जाए, ठीक है। तो मान लो ना 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी 12 रुपए दिए। अच्छा, तो यहाँ से इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, पेंसिल का कुछ प्राइस होगा और पेन का कुछ प्राइस होगा। 2 और 3 से हमने 12 रुपए हमने बिल भरा। अच्छा, कल जाके अगर मैं 4 पेन खरीदूँ और 6 पेंसिल खरीदूँ, तो मैं बिल की उम्मीद क्या करूँगा? सर 12 की जगह 24 होना चाहिए क्योंकि मैंने चीज़ों को डबल-डबल खरीदा है, तो बिल भी डबल होना चाहिए। लेकिन दुकानदार मेरे से 30 रुपए माँग रहा। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब या तो पेंसिल की या पेन की प्राइस बढ़ जाए और बढ़ जाए मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे प्राइस था वो प्राइस यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बढ़ गया है तो थोड़ा घट गया। मतलब दोनों में कुछ कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग-अलग है। इसलिए हम इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। तो ये सर कब सिचुएशन बनेगी नो सॉल्यूशन की? जब A1 अपॉन में A2 तो मैच करेगा आपके B1 बाई B2 से, लेकिन C1 बाई C2 मैच ना करे, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसी चीज़ को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसके जो ग्राफ बनेगा वो होगा पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है सर। समझ आएगा क्या? क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला पार्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपका है अगला एक और सिचुएशन हो जाएगी A1 बाई A2। अब जरा समझो, अगर मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। समझना ध्यान से। मैंने 2 पेंसिल और 3 पेन खरीद के 12 रुपए दिए थे, ठीक? 2 पेंसिल 3 पेन खरीद के 12 रुपए दिए थे। लास्ट वाले स्लाइड में चलते हैं अपन वापस। 2 पेंसिल 3 पेन 12 रुपए, तो 4 पेंसिल और 6 पेन तो 24 रुपए होने चाहिए थे, ये नहीं था, ठीक है। तो बिल में बदलाव हुआ इसलिए ये नो सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने 2 पेन की जगह 3 पेन खरीदा और 3 पेंसिल की जगह 2 पेंसिल खरीदा। क्या मैंने नंबर ऑफ आइटम में चेंज कर दिया? तो अब अगर बिल में कोई चेंजेस आता है, तो ये स्वाभाविक है कि बिल में चेंजेस आएगा। अब मैं 2 की जगह 3 खरीद रहा हूँ, तो बिल तो ऊपर नीचे जाएगा ना, बिल कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख पाओगे कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशन हो सकता है तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? जब आप इनका रेशियो निकालोगे, अगर आपने A1 अपॉन में A2 किया, B1 अपॉन में B2 किया, तो आप देख पाओगे कि A1 बाई A2 जो है वो 2/3 आ रहा है ना? 2 अपॉन में 3 और B1 बाई B2 कितना आ रहा है? 3 अपॉन में। तो अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 अगर ये अलग-अलग आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी इसका कोई एक आंसर आएगा, कोई एक आंसर आएगा। यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1। अच्छा, इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ये 3 कंडीशन जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सवाल भी आते हैं, हर साल कोई जाते हैं, सीबीएसई में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चैप्टर में है ही क्या, यही तो सिर्फ मेन है, इसके बाद तो सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड करना होगा और वर्ड प्रॉब्लम करने होंगे। अल्टीमेटली जो है पहला एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है आपके एनसीईआरटी का। तो ये चीज़ डेफिनिटली आनी चाहिए आपको। सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से बनने हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो ये फाइनली मैंने एक टेबल रेडी करके रखा हुआ है, इसमें से ध्यान से आप देखें, है ना? आपको समझ आएगा क्या-क्या करना है। ये आपके पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है? ये हमेशा दोनों तो सेम ही है, सब में सेम है ये। जो यहाँ पे है वही नीचे है, सब में है, ठीक है? तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे, अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हम बोलेंगे सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इंटरसेक्टिंग लाइन्स को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 आ जाएगा, एक्ज़ैक्टली 1 सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल है, इसे हम कहेंगे सर कोइंसिडेंट लाइन्स यानी डिपेंडेंट लाइन्स, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी मोर देन 1 सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन कह सकते हैं। अच्छा, और अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे सर ये है पैरेलल लाइन्स और इसका हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएंगे? 0। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल को सेम टू सेम ऐसे ही छाप लेना नोटबुक में, ठीक है? और इसको याद कर लेना। डन सर? चलिए, तो फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? आपका नेक्स्ट लेक्चर जब अटेंड करने आए, तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 पे।
तो आप ध्यान रखना कि आप ये तीनों कंडीशंस याद करके आओ और इसको जो है अच्छे से रिवीजन करके आना। एक बार सुबह पढ़ लेना, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले पढ़ लेना, ठीक है, दवाई की तरह। तब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, नेक्स्ट हम इस पे क्वेश्चन कर पाएँगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट आप पढ़ाई करते रहना, ध्यान रखें अपना ना, ऑल द बेस्ट। चलिए बाय।